तैयारी कर देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम सदन और आप सभी को और पूरे राज्यवासियों को आगामी क्रिसमस और नव वर्ष 2024 की अग्रिम हार्दिक बधाई देता हूं, अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से अपनी बधाई व्यक्त करता हूं कि सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षीय अस्मिन कुर्यात सर्वस्य मंगलम। अर्थात जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह यह नूतन वर्ष 2024 आपके लिए, आप सबों के लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए हर दिन हर पल मंगलमय हो। महोदय, सरकार को यह अधिकार है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो अनुपूरक बजट लाए, लेकिन अनुपूरक बजट लाने के पहले सरकार को महोदय ये स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार किस परिस्थिति में अनुपूरक बजट ला रही है, यह स्पष्ट करना चाहिए। साधारणतया 3 परिस्थितियों में अनुपूरक बजट आता है। एक, अगर मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है अगर वो पूरी तरह से खत्म हो गया हो, नई कोई योजना या परियोजना लागू करना है तो ऐसी स्थिति में ला सकती है, या वर्तमान योजना या परियोजना के लिए जो प्रावधानित राशि है अगर वो अपर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। महोदय, ये जो द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार ला रही है, किस परिस्थिति में ला रही है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। महोदय, निश्चित रूप से इन तीनों परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति सरकार पर लागू नहीं हो रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने नहीं है कि द्वितीय अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य सरकार के सामने है। महोदय, हम बात करें मूल बजट की या जो प्रथम अनुपूरक बजट है उसमें जो प्रावधानित राशि है, महोदय जो बजट आउटले इस वित्तीय वर्ष का महोदय मात्र 3 महीना बचे हुए और 3 महीना बचने के बाद पूरे आउटले का मात्र 51.06% ही खर्च कर पाई है। अभी मूल बजट और प्रथम अनुपूरक बजट में जो प्रावधानित राशि है उसका महोदय अभी आधी राशि खर्च नहीं कर पाई है। फिर ये अनुपूरक पर अनुपूरक लाने का क्या मतलब है महोदय? ज्यादा बेहतर होता सरकार के लिए कि जो मूल बजट में प्रावधानित राशि है या जो प्रथम अनुपूरक बजट में जो प्रावधानित राशि है उसको खर्च करने पर महोदय ध्यान देती सरकार। महोदय, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लंबी चौड़ी बड़े बड़े बजट और बजट में राशि का प्रावधान कर रही है। महोदय, ये पैसे कहां से आएंगे, राजस्व प्राप्ति की स्थिति क्या है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए महोदय कि मात्र 3 महीना वित्तीय वर्ष के बचे हुए और सरकार अपने राजस्व प्राप्ति को उठा के देख ले कि सरकार के राजस्व प्राप्ति की स्थिति क्या है। महोदय, सरकार के राजस्व प्राप्ति की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है महोदय। तो निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर होता महोदय कि सरकार मूल बजट और प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि को खर्च करने पर ध्यान दे। महोदय, मैं निश्चित रूप से इन्हीं सब कारणों के कारण मैंने कटौती प्रस्ताव लाया है महोदय। महोदय, सरकार के 4 साल पूरे हो गए, 29 दिसंबर को सरकार 4 साल का के अवसर पर अपना 4वीं वर्षगांठ मनाएगी महोदय। महोदय, ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है महोदय। मैं बताना चाहूंगा महोदय, सरकार को तो स्पष्ट करना चाहिए महोदय, यही सदन है महोदय और इसी सदन में 11 नवंबर 2022 को महोदय हम लोगों ने होगा महोदय। कहाँ है महोदय ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति महोदय, कहाँ है महोदय उसके आधार पर नियोजन नीति, ये तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए महोदय। इसी सदन में 11 नवंबर 2022 को महोदय झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के लिए, एससी और एसटी को 2-2% आरक्षण वृद्धि करने के लिए इसी सदन से महोदय हम लोगों ने विधेयक पारित किया था। 1 वर्ष से ज्यादा समय महोदय पार हो गए, कहाँ रह गए महोदय? ये सरकार सदन के अंदर कुछ बोलती है महोदय, सदन के बाहर कुछ बोलती है। सदन के अंदर अभी कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाके बोल रहे हैं कि हम 1932 खतियान लागू करेंगे। महोदय, लागू हो, कहाँ है 1 साल पहले का वो विधेयक? काहे अभी तक कानून नहीं बन पाया? ओबीसी आरक्षण को 27% देने का आरक्षण देने का वो विधेयक कहाँ है महोदय? अभी तक लागू नहीं हो पाया महोदय। इन दोनों मामले में सरकार स्पष्ट करे और सरकार इन दोनों 1932 खतियान आधारित नीति और नियोजन नीति को लागू करे महोदय। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का
जो विधेयक उसको कानून पारित करके राज्य में लागू करें महोदय। महोदय अभी हम लोगों ने सदन में कई सदस्यों ने ये बात लाई है कि महोदय अभी बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया महोदय, और झारखंड भी उसी बिहार सरकार से ही अलग हुआ है महोदय। बिहार सरकार ने अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराने का आदर्श प्रस्तुत किया महोदय, और उन्होंने सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं कराया महोदय, उन्होंने पूरे देश जहां जाति की आबादी के अनुरूप 75% आरक्षण देने का काम किया महोदय, और इसको कोई चुनौती नहीं दे। जो विधेयक पारित हुआ, जो कानून बना, कोई न्यायालय इसको महोदय चैलेंज नहीं कर सका, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी। और बिहार में आज महोदय ये जातीय जनगणना के आधार पर वहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आबादी के अनुसार महोदय 75% आरक्षण मिल रहा है। तो जब बिहार में हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता महोदय? झारखंड में इसलिए नहीं हो रहा है महोदय क्योंकि झारखंड सरकार की नीति और नियत में खोट है, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके हो, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेके हो। मेरा सुझाव, आग्रह है महोदय सदन से, सरकार से महोदय से अनुरोध है कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना हो, और जातीय जनगणना का जो प्रतिफल आएगा, जो फलाफल होगा, उसके आलोक में यहाँ भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आरक्षण देने का काम करे महोदय। ये भी है मेरा अनुरोध है महोदय। इसके साथ ही महोदय मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड राज्य, झारखंड आंदोलनकारियों के परिणाम, उनके संघर्ष, उनके त्याग और उनके कितनों लोगों के जान चले गए महोदय। आज महोदय ये समय है कि झारखंड सरकार आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को पहचान नहीं दे पाई है महोदय, आज तक उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पाई महोदय। अभी सरकार ने एक निर्णय लिया कैबिनेट में कि हम यहाँ के झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण देंगे महोदय। 2 दिन पहले ही महोदय उत्तराखंड सरकार ने भी निर्णय लिया, और उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम करेंगे। जब उत्तराखंड 10% वहां के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे सकता है, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं दे सकता महोदय? झारखंड आंदोलनकारियों ने बहुत कुछ त्याग किया इस राज्य का, और उन्हीं का प्रतिफल है क्या झारखंड महोदय अलग हुआ। निश्चित रूप से आज झारखंड आंदोलनकारियों का लगभग महोदय 58,000 आवेदन ये झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पास महोदय लंबित है। ये स्वीकृति की प्रत्याशा महोदय वर्षों से महोदय। तो निश्चित रूप से आज जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, जिनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये राज्य अलग हुआ है, उनका पहचान स्थापित हो, उनको मान सम्मान मिले, उनको भी क्षैतिज आरक्षण 10% मिले। और इसके साथ ही महोदय अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है झारखंड आंदोलनकारियों के संदर्भ में कि हम 5% क्षैतिज आरक्षण देंगे, और केवल एक ही बार देंगे महोदय। जब यहाँ के अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, यहाँ के पिछड़ी जातियों को, पूरे देश भर के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों को महोदय कहीं भी एक बार आरक्षण देने का प्रावधान नहीं, हमेशा वो आरक्षण लागू होता। तो ये सिर्फ झारखंड आंदोलनकारियों के साथ ही क्यों ये पक्षपात होगी महोदय? तो मेरा सरकार से भी अनुरोध होगा सदन के माध्यम से कि झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को उत्तराखंड के तर्ज पर 10% आरक्षण मिले, और सिंगल टाइम नहीं बल्कि लाइफ टाइम उनको आरक्षण मिले महोदय। ये मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहूंगा महोदय। महोदय एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, यही सदन है महोदय, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर बोले थे महोदय कि हम झारखंड में भी जो पुनर्वास, मुआवजा, नियोजन और विस्थापन से संबंधित जो मामले हैं, इन सारे मामलों को देखने के लिए एक सशक्त विस्थापन आयोग का गठन करेंगे महोदय। महोदय 4 साल इस सरकार के बने हुए होगा महोदय, कब विस्थापन आयोग का महोदय, कब गठन होगा विस्थापन आयोग का महोदय, और कब यहाँ का मुआवजा, विस्थापन, पुनर्वास से संबंधित मामलों का निराकरण होगा महोदय? मैं फिर एक बार सरकार को ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँ, जो आपने सदन में घोषणा किया, जो आपने सदन में कहा है कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, महोदय आप विस्थापन आयोग का गठन करें, सरकार विस्थापन आयोग का गठन करे महोदय। कितना आश्चर्य, घोर आश्चर्य महोदय, पूरा झारखंड में सीसीएल, बीसीसीएल, बीटीपीएस, सीटीपीएस, कितने ऐसे झारखंड सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उपक्रम है महोदय। कोल बियरिंग एक्ट की ही अगर हम लोग बात करते हैं तो कोल बियरिंग एक्ट के बने हुए महोदय 70 साल हो गए महोदय, और इन 70 सालों में आज तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ महोदय। आप समझ सकते हैं कि 70 साल कानून के बने हो गए,
आज ट्रिब्यूनल नहीं बना, और जिसके कारण झारखंड राज्य के लाखों लोग जिनका जमीन इन उपक्रमों में गया है, आज नियोजन के लिए, मुआवजा के लिए, पुनर्वास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं महोदय। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया विस्थापन आयोग अगर बनता है झारखंड में, तो इन सारे समस्याओं का निराकरण हो सकता है महोदय। आज हम लोग बात करते हैं तो महोदय देखिए, सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार उतरकर सड़क पर आंदोलन करे। आंदोलन करने का कारण क्या महोदय? आज सरकार के पास न तो स्थानीय नीति है, न नियोजन नीति है महोदय। आप जेपीएससी का देख लें, 11 हुई जेपीएससी का अभी तक वैकेंसी नहीं आ रहा महोदय। कब वैकेंसी है? ये राज्य के बनने हुए 13 साल हो गए, अभी तक मात्र 10 जेपीएससी का ही परीक्षा हो पाया महोदय। अब 11 हुआ जेपीएससी का अभी तक वैकेंसी नहीं आ पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसी यही हाल जेपीएससी का महोदय। ये प्रभात खबर का कटिंग हम लोग देख ले महोदय, ये प्रभात खबर का कल ही का महोदय, प्रभात खबर का कटिंग है महोदय, ये प्रभात खबर का कटिंग है। मैं ज्यादा नहीं, जो हेडलाइन है उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ महोदय। जो हेडिंग है, जो हेडलाइंस है कि 4 साल के अंदर जेएसएससी से तृतीय वर्ग में मात्र 7,587 पदों पर ही नियुक्ति हुई और 38,636 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही महोदय। ये जेपीएससी 11वीं का अभी तक वैकेंसी नहीं आया महोदय, तो ये नियुक्ति प्रक्रिया महोदय कब तक चलती रहेगी? ये महोदय सरकार का 4 साल पूरा हो गया, मात्र कुछ एक साल बचे हुए महोदय। निश्चित रूप से पूरे राज्य में लगभग 3,58,000 वैकेंसीज है महोदय। इन सारे वैकेंसी, चाहे वो जिला स्तर के तृतीय वर्ग की हो, चतुर्थ वर्ग की हो, जेएसएससी की हो, जेपीएससी की हो, निश्चित रूप से इन 3.5 लाख जो वैकेंसियां हैं, इन पर कैलेंडर निर्धारित हो, उस कैलेंडर के आधार पर परीक्षा हो, रिजल्ट हो और वैकेंसी निकले और उसके आधार पर बहाली हो, ताकि कम से कम 3.5 लाख जो शिक्षित बेरोजगार टकटकी लगाए नजर यहाँ पर गड़ाए हुए हैं महोदय, ऐसे लोगों को नौकरी मिल सके महोदय। निश्चित रूप से महोदय, आज हम बात करें, कई ऐसे विषय हैं। अब बात करें महोदय लॉ एंड ऑर्डर की, ये महोदय कल का ये प्रभात खबर का कटिंग है महोदय। ये इसका जिस्ट जो है महोदय, ये खाली मैं हेडलाइन सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ हेडलाइन सुनाना चाहता हूँ महोदय। हेडलाइंस क्या कह रहा है? लचर पुलिसिंग 5 साल में झारखंड में दर्ज हुए दुष्कर्म के 14,162 मामले और दुष्कर्म के 8,000 केस की समय पर जांच पूरी करने में पुलिस पूरी तरह से विफल रही महोदय। ये महोदय जो पुलिसिंग है, इतनी लंबी चौड़ी जो हमारी फौज है महोदय, ये क्या कर रही है महोदय? अगर आप देखें पूरे राज्य का आप एक डाटा ले लें महोदय, तो ये पुलिस सिर्फ लोहा चोरी में, कोयला चोरी में और बालू चोरी में लगी हुई महोदय। लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल ही ध्यान नहीं महोदय। हम लोग कहते हैं कि यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, महोदय कहाँ गया वो? आज महोदय 14,162 हमारी माँ बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई महोदय। 8,000 से ज्यादा केस अभी पेंडिंग है, जांच नहीं हो रहा है महोदय। कब न्याय मिलेगा इन हमारी माताओं बहनों को महोदय? निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है महोदय। इन सारे विषयों को लेने की महोदय सरकार की एक बहुत अच्छी योजना भी चल रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पूरे राज्य में चल रहा है महोदय। और निश्चित रूप से इसमें कई मतलब तथ्य ऐसे हैं महोदय, जैसे एक उदाहरण के लिए महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो है और मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए हुए महोदय। मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Incoming voice call from Chaibasa Am. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुक को ये बोलेरो कार बांटते हैं महोदय, बोलेरो देते हैं, उसका चाबी देते हुए फोटो है और बहुत सुंदर मुख्यमंत्री जी ने लिखा है महोदय। मैं मुख्यमंत्री जी की जो लिखी हुई ट्विटर हैंडल में जो संदेश है उसको पढ़ना चाहूंगा महोदय। ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्रिय साथी भूपेंद्र कुमार। बहुत जल्दी से आगे बढ़ो मेरे शेर, तेरा रंगत ही मेहनत का रंग लाने वाला है दोस्त। ये मुख्यमंत्री जी का संबोधन है, मुख्यमंत्री जी का मैसेज है महोदय। ये होता क्या है महोदय कि वहां बांट के चले आते हैं बोकारो में और बांटने के तुरंत बाद महोदय उसकी चाबी छीन ली जाती है, उसको ऋण अभी तक नहीं मिलता है, उसकी गाड़ी अभी तक नहीं मिलती है किसी के इशारे पर महोदय। कुछ लोग सत्ता में इस तरह से नशे में महोदय चूर हो गए। कुछ लोगों को ये महोदय पता ही नहीं है कि मंत्री और मंत्री का दर्जा
मंत्री का दर्जा है, लेकिन वो अपने आप को मंत्री, अपने पद में भी मंत्री ही लिखते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं दर्जा प्राप्त मंत्री, और मंत्री से ज्यादा अपने अधिकार का आप मुख्यमंत्री जी बांटते हैं और एक दर्जा प्राप्त व्यक्ति इसको चाबी छीनवा लेता है महोदय। तो इस तरह मुख्यमंत्री जी का ये अपमान है महोदय। मुख्यमंत्री जी जिसको चाबी देते हैं उसकी चाबी छीन ली जाती है। निश्चित रूप से सरकार ऐसे मामलों में संज्ञान ले महोदय। एक बात और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पूरे राज्य में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अच्छे। इस कार्यक्रम में बहुतायत संख्या में आवेदन आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अब वो आवास में आ रहा है महोदय। और हमको जहां तक जानकारी है कि अभी पूरे राज्य में हम अपना विधानसभा क्षेत्र और अपने राज्य के साथ साथ पूरे राज्य में महोदय 1 लाख से ज्यादा आवेदन अबुआ आवास के प्राप्त हुए। निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको घर नहीं है, जिन्होंने अबुआ आवास में आवेदन दिया है महोदय, ज्यादा बेहतर है कि जो अनुपूरक बजट है उस अनुपूरक बजट में जो 1 लाख अबुआ आवास के आवेदन आए हैं उनको स्वीकृति के लिए बजट का प्रावधान किया जाता महोदय। और मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अबुआ आवास के जितने भी आवेदन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आए हैं उसको सरकार स्वीकृत करने का काम करे महोदय। ये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा महोदय। महोदय एक चीज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा बाबू। महोदय एकदम महोदय, मैं अपने समय पर्याप्त समय आपको मिला, पर्याप्त समय, अपने समय पर ही और अप्रत्याशित समय। आप बिल्कुल महोदय, मैं अपने समय के अनुकूल ही बात रख रहा हूँ महोदय। 2-3 बात और रखना चाहूंगा महोदय, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा महोदय। गोमिया में सरकार ने एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की और निश्चित रूप से सरकार इस बार से इस शैक्षणिक सत्र से गोमिया डिग्री कॉलेज का सत्र प्रारंभ हुआ है महोदय। इस वित्तीय वर्ष में 520 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। मैं सरकार और सभी जिनको नामांकित छात्र छात्रा महोदय ये बताते हुए मुझे कष्ट हो रहा कि 520 छात्र छात्राओं का नामांकन हो गया, लेकिन एक भी टीचर, एक भी प्रोफेसर नहीं है महोदय। तो ये 520 छात्र छात्राओं के भविष्य का क्या होगा महोदय? मेरा अनुरोध होगा कि सरकार की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति गोमिया डिग्री कॉलेज में हो ताकि 520 छात्र छात्राओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो सके महोदय। तेनुघाट डैम पूरे एशिया महादेश का, मात्र 2 बातों के साथ बंद करूंगा महोदय। तेनुघाट डैम पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा अर्धन डैम है महोदय और पर्यटन की असीम संभावनाएं। मेरा अनुरोध होगा कि पतरातू डैम की भांति तेनुघाट डैम को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम करे। इसके साथ ही महोदय मेरे 2 महत्वपूर्ण जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गझंडी से लेकर हुरलुंग भाया चतुरचट्टी, 85 करोड़ का डीपीआर आरसीडी विभाग से बना हुआ है, उसका तकनीकी स्वीकृति भी हो गया है। इसी प्रकार ललपनिया से रजरप्पा 84 करोड़ का डीपीआर बन के टेक्निकल सैंक्शन हो गया महोदय। दोनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी विकास का हक और अधिकार है, तो निश्चित रूप से इन दोनों पथों की स्वीकृति सरकार दे। इसके साथ ही महोदय एक बात और मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा महोदय, एक बात के साथ और एक शायरी के साथ मैं अपनी बात बंद करूंगा महोदय। आज पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो पूरा बेरमो अनुमंडल के लोग बेरमो अनुमंडल को जिला में बनाने को लेकर पूरा आंदोलन है। 6 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार संज्ञान में ले और बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का काम करे महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ मात्र 2 महोदय, एक में महाभारत के वन पर्व में जो राजा रंतीदेव जो हमेशा कहा करते थे, मैं उन पंक्तियों को महाभारत के वन पर्व की उन पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा सरकार के लिए भी और हम सभी लोगों के लिए। निश्चित रूप से महाभारत के वन पर्व की वो पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि न हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनासनम। निश्चित रूप से महोदय न हमें राज्य चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें पुनर्जन्म चाहिए। सिर्फ मैं दुख से पीड़ित जो व्यक्ति हैं जिनके आंखों में आंसू है, ऐसे अश्रुपीड़ित व्यक्ति के कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी ही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोग हो, आप सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का